अभी आपको बताया जा रहा है कि एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। अगर कोई पर्टिकुलर लाइसोसोमल एंजाइम जो है किसी इंडिविजुअल में नहीं है, तो जिस सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना उस एंजाइम का काम था, वो सब्सटेंस जो है वो तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होगा? वो सब्सटेंस सेल में अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। ऐसी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं which are caused by accumulation of various substances in the cell due to lack of certain lysosomal enzymes are called lysosomal storage diseases। इन्हें क्या कहते हैं? lysosomal storage diseases। अगर पूछा जाए कि what are lysosomal storage diseases, आप बताएंगे कि lysosome enzymes, lysosomes contain different types of enzymes. If in any individual a particular enzyme is missing, a particular enzyme is missing, what will happen? Digestion of that substance will be affected, and that substance will start accumulating within the cells and will cause various problems. It is called lysosomal storage disease. अब ये जो डिजीजेज हैं ये हेरिडिटरी होती हैं। हेरिडिटरी मीन ये नस्ल दर नस्ल चलती है। एंड कंजेनिटल बाय बर्थ, they run in particular families and exist by birth in an individual। congenital का मतलब यही है ना। अच्छा, most of these diseases are fatal in early childhood। कई बीमारियां ऐसी हैं जो स्टार्ट में, बचपन के स्टार्ट में बड़ी मोहलिक होती हैं। बताया कि about more than 20 such diseases have been discovered so far। 20 के करीब, उसके 20 से भी ज्यादा डिजीजेज ऐसी डिस्कवर हो चुकी हैं। एक कॉमन डिजीज इसमें है ये टी सेक्स डिजीज, in which a lipid digesting enzyme is missing in in are inactive, and the brain becomes impaired by accumulation of lipids in cells। हाँ जी, किसकी accumulation हो जाती है? आपको डिजीज की जो एग्जांपल देगी वो क्या है? टे सेक्स। तो टे सेक्स डिजीज कब होती है? जिसमें लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो मिसिंग होता है या फिर इनएक्टिव होता है, और ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर लिपिड्स की अकोमोलेशन हो जाती है। ब्रेन का डिसऑर्डर इससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है। टे सेक्स डिजीज क्या है? ब्रेन डिसऑर्डर। और किस वजह से होता है? ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ लिपिड्स इन द सेल्स। और लिपिड्स की अकोमोलेशन क्यों हुई? क्योंकि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में नहीं था। ये टे सेक्स डिजीज जो है इसको मैं डिस्कस कर रहा था। वैसे तो ये पिछली रिकॉर्डिंग में अब आ चुकी है, लेकिन आप फिर भी देख लें। आपको ये बताया जा रहा था कि ये स्टोरेज डिजीजेज जो हैं वो होती क्या हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज क्या हैं? टेस एक्स जिसकी एक एग्जांपल है। तो इसमें ये बताया गया कि लाइसोसोम्स के अंदर जो कि पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, तो अगर कोई किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइसोसोम का जो है वो मिसिंग होता है, तो उस सूरत में अ, वो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो सेल के अंदर अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज करेगा। ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, सब्सटेंसेस की जो कॉम्बुलेशन के जरिए पैदा होती हैं, और किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। इन्हें कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ओके। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ये डिजीजेस हेरिडिटरी होती हैं और कंजेनिटल हैं, यानी नस्ल दर नस्ल चलती हैं और बाई बर्थ होती हैं। फैमिलीज में जी सर। जो है ये चलती हैं। इंडिविजुअल की पैदाइश से ये, यानी कि उसके अंदर ये डिसऑर्डर मौजूद होता है।
और कई ऐसी डिजीजेज हैं जो बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड में ही बड़ी फैटल होती हैं। तकरीबन 20 या उससे भी ज्यादा ऐसी डिजीजेज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है टे सेक्स डिजीज। अब इस टे सेक्स डिजीज में क्या होता है, फैट डाइजेस्टिंग या लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है वो या तो मिसिंग होता है या फिर इनएक्टिव होता है, यानी या तो होता ही नहीं एंजाइम, और अगर होता भी है तो फिर वो इनएक्टिव होता है, काम नहीं करता। और ओके। लिपिड्स जो हैं इनकी अकमुलेशन हो जाती है सेल्स के अंदर, और ब्रेन के डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो टे सेक्स डिजीज ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द सेल है, एंड इट इज ब्रेन डिसऑर्डर। अच्छा, उसके बाद पैराक्सीसोम्स और ग्लाइक्सोसोम ऑर्गेनल्स आ रहे हैं। पैराक्सीसोम्स और ग्लाइक्सोसोम का कलेक्टिवली इनको हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? माइक्रो बॉडीज कहते हैं इन्हें कलेक्टिवली, माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। So these are similar to lysosomes in the sense that they are single membranous vesicular structures. Lysosomes के साथ इनकी क्या सिमिलरिटी है? सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं लाइसोसोम की तरह। फिर वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स, वेजिकल्स की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये दो सिमिलरिटीज इनकी लाइसोसोम्स के साथ। इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, although they are different than those of lysosomes. So they originate from Golgi complex, but they are smaller than lysosomes. हालांकि lysosomes भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बने थे। जो हमने देखा था ना कि रैप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बनते हैं, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और वहां से मॉडिफिकेशंस के बाद रिलीज होते हैं, जिन्हें प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। तो ये जो पैराक्सीसोम्स या गलाक्सीसोम्स हैं, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बनते हैं, लेकिन ये लाइसोसोम के निस्बत साइज में छोटे होते हैं। लाइसोसोम्स के साइज में छोटे होते हैं। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। तो साथ साथ बोले ना थोड़ी फिर। थोड़ी थोड़ी लेट लेट आती है सर, लेकिन आ रही है। अच्छा, पैराक्सीसोम्स जो हैं दे कंटेन सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनमें एंजाइम्स कौन से? ऑक्सीडेटिव, यानी ऑक्सीडेशन कॉज करने वाले, जैसे परऑक्सीडेजेस हैं, कैटालेजेस हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस हैं। ये एंजाइम्स के नेम्स बताए गए। दे आर अबंडेंट यस इन सर। लिवर सेल्स, लिवर सेल्स में बहुत ज्यादा हैं। There they are specifically involved in formation and decomposition of hydrogen peroxide। ये जो peroxidases हैं इनका क्या काम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन भी और उसकी डिकम्पोजिशन भी इनका काम है। इसी वजह से ये पेरोक्सीसोम्स भी कहलाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना पेरोक्सीसोम्स, इनको जो नाम दिया गया वो भी इसी बेस पे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन होती है इनके जरिए। तो मेनली दे आर कंसर्न्ड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को खत्म करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, इनका जो है वो मेन काम है। इन दिस एक्टिविटी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में विद द हेल्प ऑफ परऑक्सीडेज एंजाइम। ये जो परऑक्सीडेज एंजाइम है ये क्या करता है? अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इट इज इटसेल्फ टॉक्सिक मॉलिक्यूल which is immediately broken down to water and oxygen by another enzyme called catalase। यानी पेरोक्सीसोम्स का काम आपने देखा कि अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन इसका काम था। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडाइज होकर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। कौन से एंजाइम के जरिए? पेरोक्सीडेज एंजाइम के जरिए। ये जो पेरोक्सीडेज करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना ये भी टॉक्सिक है, फिर इसकी आगे ब्रेक डाउन हो जाएगी वाटर और ऑक्सीजन में,
ये कैटालेज एंजाइम करेगा। ये दूसरे नंबर पे जो होता है कैटालेज, उसमें ये काम करता है। इन प्लांट सेल्स peroxisomes आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में peroxisomes का काम है, इन्वॉल्वमेंट है पौधों के सेल्स में। The step of photorespiration takes place in peroxisomes, in which glycolate is converted to into glycine with the help of enzyme glycolic acid oxidase। ये जो आपने तीसरे नंबर पे पढ़ा था, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेज एंजाइम्स। तो ये क्या कर रहे हैं पौधों के अंदर, फोटो रेस्पिरेशन में इनका जो रोल है इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोलेट होता है, ग्लाइकोलेट ये कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के जरिए। ग्लाइएक्सिसोम्स का बताया कि दे आर फाउंड ओनली एट सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स। ये पिछली बातें सारी आपने किसकी पढ़ी है, पैराक्सिसोम्स। अब ग्लाइएक्सिसोम्स को देखें। बताया कि जो सीडलिंग स्टेज होता है ना ऑयल सीड प्लांट्स में, ऑयल सीड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनके सीड से ऑयल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड है, तो बताया कि इनके अंदर जो ग्लाइक्सोसोम्स हैं ये पाए जाते हैं सीडलिंग स्टेज। सीडलिंग स्टेज क्या होता है, जब बीज से पौधा निकल रहा होता है ना उस वक्त। तो दीज ऑर्गेनेल्स हैव अ नंबर ऑफ एंजाइमेटिक एंजाइम्स। इसमें इनमें इन्हीं बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक फॉर प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म। पौधों की पौधों के अंदर मौजूद लिपिड्स जो हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए स्पेसिफिक है, दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। ये जानवरों के सेल्स में नहीं होते। जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में। जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स हैं वो क्या करते हैं, यानी उगते हुए जो बीज हैं उनके अंदर जो फैट स्टोर होती है उनको वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज अचीव्ड थ्रू अ मेटाबॉलिक पाथवे जो कहलाता है ग्लाइकोसिलेट साइकिल। ग्लाइकोसिलेट साइकिल में क्या होता है, स्टोर्ड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स में वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एंजाइम्स ऑफ विच आर लोकेटेड इन ग्लाइकोसिसोम्स। इसके एंजाइम्स किसमें मौजूद हैं, ग्लाइकोसिसोम्स। हाँ जी, पैराक्सिसोम्स और ग्लाइकोसिसोम्स क्लियर हो गए। यस सर। हाँ जी, पैराक्सिसोम्स। पैराक्सिसोम्स के बारे में मैंने क्या बताया, इसमें एंजाइम्स कौन से होते हैं। आपको बताया कि पैराक्सिसोम्स में पैराक्सीडेजेस भी हैं, कैटालेजेस भी हैं और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस भी। ये तीन किस्म के एंजाइम्स बताए हैं। यस सर। पैराक्सीडेजेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और उसकी ब्रेकडाउन। ये पैराक्सीडेजेस हैं उनका काम। मेजर फंक्शन इसका बताया गया आपको, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन, उससे बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चूंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी टॉक्सिक है, लिहाजा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कैटालिस एंजाइम के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉरी उसमें वाटर और ऑक्सीजन में। जबकि ओके। पौधों के सेल्स में फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सिसोम्स का रोल बताया गया कि जिसमें वो ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के जरिए। और आपको ग्लाइक ऑक्सीसोम्स का बताया गया कि जो पौधा बीज से निकल रहा होता है ना, उग रहा होता है, ये उस स्टेज पे उसमें पाए जाते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लांट्स की जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म है उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं।
एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता। जो जर्मिनेटिव सीडलिंग्स हैं उनमें जो फैटी एस्टर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस गलाई ऑक्सीडेट साइकिल के जरिए होता है और इसके सारे एंजाइम्स गलाई ऑक्सीसोम्स में मौजूद होते हैं। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल्स ये लार्ज वेसिकल्स होते हैं, Yes, ओरिजिनेट sir. होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनते हैं। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ओरिजिन बताया वैक्यूल्स के। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन से वैक्यूल बनते हैं? फूड वैक्यूल्स। ठीक है, फूड Hmm. वैक्यूल्स। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो इससे जो बन रहे हैं वो आपने देखा लाइसोसोम्स भी इससे बने थे। Yes, sir. लाइसोसोम्स जो होते हैं ये भी इन्हीं से बनते हैं। अब ये साथ आपको बता भी रहे हैं, वैक्यूल्स परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। एनिमल सेल्स में फूड वैक्यूल्स को देखें, दे आर फाउंड बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से बनते हैं। जब को खुराक फूड पार्टिकल्स मेम्ब्रेन को टच करता है बाहर से, तो मेम्ब्रेन उसके गिर्द फोल्ड होकर आपस में मिल जाती हैं और वो जो फूड वैक्यूल बन जाता है सेल में रिलीज हो जाता है। इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, फूड वैक्यूल्स का बनना। ठीक है। वैसे Yes, तो sir. एंडोसाइटोसिस है ना, एंडोसाइटोसिस है वो बेशक फेगोसाइटोसिस हो या पिनोसाइटोसिस हो, तो फूड वैक्यूल बन जाता है। Hmm. उसके बाद बताया कि मैनी फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट जो हैं उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। जबकि आपने अभी पढ़ा भी है कि जो फूड वैक्यूल्स हैं आफ्टर डाइजेशन of food present in them by lysosomes, they are also converted into contractile vacuoles। तो लेकिन ये जो फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम होता है एक्सेस वाटर को सेल से बाहर खारिज करना। इस तरह से Okay. सूटेबल कंसंट्रेशन जो होती है ना आयंस की और मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर, ये उसको मेंटेन रखते हैं। फालतू पानी जो है उसको सेल से बाहर निकालते रहते हैं। अच्छा, ये टोनोप्लास्ट क्या होती है? टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन। यंग प्लांट सेल्स में बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे ये वैक्यूल्स होते हैं ना वो मौजूद होते हैं, विच कैन होल्ड रिजर्व्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको उनको स्टोर करते हैं। यंग प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का क्या काम बताया गया आपको? जो छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। दे होल्ड रिजर्व्स, यानी इनके इनके स्टोर होते हैं। ये वैक्यूल्स जो हैं वो पौधों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट herbivores by storing compounds that are poisonous or unpleasant to animals। यानी इनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनकी वजह से वो जानवर ऐसे पौधों को खाने खाना पसंद नहीं करते, या फिर ये पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए। तो दोनों सूरतों में एनिमल्स जो हैं वो उन पौधों को खाने से अवॉइड करेंगे। तो आपको से ये पूछा जा सकता है कि ये जो वैक्यूल्स हैं, स्मॉल वैक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन young plant cells, they are helpful. They give protection or they protect plants. How? पौधों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो आपने बताना है कि वैक्यूल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे स्टोर होते हैं जो कि हर्बीवोर्स के लिए क्या होते हैं? हर्बीवोर्स के लिए अनप्लेजेंट या पॉइजनस, ये तो जहरीले होते हैं या फिर इनका टेस्ट जो है उनको पसंद नहीं आता और वो फिर पौधों को नहीं खाते। Mature plant cells generally contain a large central vacuole, mature plant cells,
जो बड़े हो जाते हैं पौधे, उनके साइज में क्या होता है, एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। वो बनता कैसे, छोटे छोटे वैक्यूल्स के आपस में फ्यूज होने से बनता है, आपस में मिल जाने से बनता है। उसके यस। अंदर का जो सोल्यूशन होता है ना, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर का सोल्यूशन, उसे सेल सैप कहते हैं। वैक्यूल के सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप। बताया कि सोल्यूशन इनसाइड द वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल जो कि सेल सैप है, which is plant cells main reservoir of inorganic ions, including potassium and chloride. पोटाशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल प्लेज अ मेजर रोल इन मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे, टर्गर प्रोवाइड करने में। एंड आल्सो एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। एक तो सेल का स्टोर हाउस का काम करता है, दूसरा ट्रेजिडिटी देता है, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है, सख्ती, सख्त होता है। पौधे के अंदर जो सपोर्ट आती है ना, टर्गर की सपोर्ट, वो इसी सैप की वजह से है, जो कि वैक्यूल के अंदर होता है। ये जो लिक्विड होता है ना वैक्यूल के अंदर, उसके प्रेशर की वजह से पौधों के मसलन देखें लीव्स हैं तो वो सीधे होकर रहते हैं, या जो नई बनने वाली जो ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं, तो वो स्ट्रेट होकर रहती हैं। जो विल्टिंग होती है ना, मुरझा जाना पौधे का, पत्तों का या नरम शाखों का, वो इसी वजह से होता है कि उनके अंदर पानी कम हो जाता है वैक्यूल के अंदर। मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये टोनोप्लास्ट कहलाती है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? सोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसको कहते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स कौन से? ट्रू सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बॉर्डर न्यूक्लियस होता है, उन्हें यूकेरियोटिक सेल्स कहा जाता है। Some cells का बताया कि they have a single large mitochondrion, but more often a cell has hundreds or even thousands of mitochondria। कि कुछ सेल्स में तो एक ही बड़ा माइटोकॉन्ड्रियन होता है, लेकिन अक्सर सेल्स में क्या है, सैकड़ों बल्कि हजारों छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और जो नंबर है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, ये कोरिलेट करती है सेल्स लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऐसा सेल जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा फास्ट होती है, हाई होती है, उनमें इनकी तादाद ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, cells that move or contract, they have proportionally more mitochondria per volume than less active cells। मतलब आप लिवर सेल्स को देखें ना, ज़्यादा एक्टिव सेल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैपेबल टू यस। डिवाइड देमसेल्स, सेल्फ रेप्लिकेशन की सलाहियत माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। इसी तरह आप देखेंगे उधर प्लास्टिड्स के अंदर भी है। So they increase their number by self division or self replication। तो फिशन के जरिए जो डिवाइड होता है, फिशन प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया का बताया कि सिलेंड्रिकल है या फिर रॉड शेप्ड होते हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इनके मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन ये जो फोल्डिंग होती है इसकी, ठीक है, ये फोल्डिंग सी हो जाती है इनर मेम्ब्रेन, जैसे क्रिस्टी कहते हैं। outer membrane is smooth and somewhat like a sieve due to presence of porins। बाहर के मेम्ब्रेन के, ये देखें, ये पोरेंस के सुराख होते हैं इसमें, तो सीव की तरह काम करती है, सीव स्ट्रैंड छलनी। तो these are special proteins responsible for the transport of molecules across the membrane। ये जो पोरेंस है ना, पोरेंस, ये सुराखों के साथ मौजूद, सुराख है ना, उसके बाद पोरेंस मौजूद है। तो पोरेंस क्या होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनके जरिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पता है कि पोरेंस अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू द इनर मेम्ब्रेन सरफेस। इनर मेम्ब्रेन सरफेस है, इनर मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन के दरमियान
जो इंटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान की स्पेस है, उसके अंदर फ्री मूवमेंट हो जाती है। द इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल एंड फोल्डेड इनवर्ड्स। एक तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, दूसरी इनवर्ड उसकी क्या, फोल्डिंग हुई हुई है। फोल्डिंग होने से जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फोर्ड जो है वो क्रिस्टिकल आते हैं विच सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। लेकिन पोरेंस के अंदर से तो फ्रीली मूवमेंट हो जाती है, फ्री मूवमेंट्स हर किस्म के मॉलिक्यूल्स के, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। अच्छा, इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी जो है, ये क्रिस्टी की जो अंदर वाली सरफेस है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूलस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहते हैं। F0 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स इनको कहा जाता है। तो these particles are actually ATP synthase, ATP synthase enzymes, यानी इनके अंदर ATP की सिंथेसिस होती है, F1 particles होंगी F0। In addition, several other complexes are also found in inner mitochondrial membrane। inner mitochondrial membrane में बताया कि कुछ और भी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं विच सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना, करेक्ट साइकिल के बाद आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसके Yes. दौरान उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पे सर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, एटीपी सिंथेस एंजाइम्स। Inner membrane divides the mitochondrion into two internal compartments। Mitochondrion दो compartments में divide होता है। First is the intermembranous space, ये वाली, ये जो है दोनों membranes के दरमियान वाली space, ये Yes, sir. intermembranous space है। Narrow region between the inner and outer membranes, ठीक है, दोनों membranes के दरमियान वाला region। Second compartment है mitochondrial matrix का। माइटोकार्डियल मैट्रिक्स जो है इट इज एनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला ये माइटोकार्डियल मैट्रिक्स है। माइटोकार्डियल मैट्रिक्स जेली लाइक मटेरियल होता है जिसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए और ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए राइबोसोम्स जो हैं 70s वाले और एंजाइम्स से मौजूद होते हैं। प्रेजेंस इन कंपोनेंट्स की जो है इंडिकेट करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक सिस्टम है, ये 70s राइबोसोम्स का मौजूद होना जो इनके ऊपर। It needs a protein which are required by mitochondria synthesized by their own metabolic machinery। देखो इनके अंदर 70s राइबोसोम मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह के सिंथेसिस खुद ही कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बताया कि साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, metabolic process that uses oxygen to generate ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन के ये वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के जरिए एटीपी जनरेट होती है। एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम शुगर्स, फैट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें जो एनर्जी होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है। एंजाइम्स जो है मैट्रिक्स कैटालाइज करते हैं सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे करेक्ट साइकिल के स्टेप्स हैं, उनको एंजाइम्स जो हैं ये कैटालाइज करते हैं। ये मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। अदर प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन एटीपी जनरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर आल्सो फाउंड इनटू द इनर मेम्ब्रेन। बाकी कुछ बताया कि अदर प्रोटीन्स भी हैं जो कि एटीपी के जनरेशन में काम करती हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इधर मौजूद हैं इसमें इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, कुछ और मटेरियल आपको दिया गया रीडिंग के लिए, तो आपने इसको पढ़ लेना है, कल फिर बाकी ऑर्गेनल्स हैं उनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। आपको ये फाइल